नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या होता है जब कोई लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी अंदर से ही खोखली होने लगे? आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे ही मील के पत्थर को समझने वाले हैं जिसका नाम है राग दरबारी। ये सिर्फ एक नॉवेल नहीं है, ये तो हमारे सिस्टम की नाकामियों का, वो भी तीखे और मजेदार अंदाज में लिखा गया एक कच्चा चिट्ठा है। भारतीय लोकतंत्र की आंतरिक विफलताओं का दस्तावेज। देखिए, 1968 में आए उपन्यास राग दरबारी के बारे में क्रिटिक्स कुछ ऐसा ही कहते हैं, और ये एक लाइन ही इस किताब की पूरी ताकत बयां कर देती है। ये हमारे लोकतंत्र की जड़ों में जो समस्याएं हैं, उन पर एक सीधी और बहुत तीखी टिप्पणी है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीलाल शुक्ल के 1968 के इस क्लासिक को जरा गहराई से समझते हैं। इस उपन्यास को हिंदी सटायर लिटरेचर में एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, और आज हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है। तो आखिर ये राग दरबारी है क्या चीज? देखिए, ये एक सोशियो पॉलिटिकल सटायर है, मतलब एक ऐसा आईना जो आज़ादी के ठीक बाद के गांव वाले भारत की तस्वीर दिखाता है। वहां का समाज, वहां की पॉलिटिक्स, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ। और इसका असली मकसद क्या है? इसका मकसद है हमारे लोकतंत्र में जो दरबारी कल्चर घुस गया था ना, उसे सबके सामने लाना। ये दरबारी कल्चर मतलब वही चापलूसी और पावर की भूख जो पूरे सिस्टम को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। अच्छा, अब कहानी के सेटिंग पर आते हैं, यानी शिवपालगंज। ये एक फिक्शनल गांव है, मतलब असल में ऐसा कोई गांव नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक जगह नहीं है। ये असल में पूरे देश का एक छोटा सा मॉडल है, एक ऐसी लैब जहां समाज में फैले इस सड़ांत को करीब से देखा जा सकता है। तो स्वागत है शिवपालगंज में। बाहर से देखेंगे तो लगेगा अरे ये तो एक आम सा भारतीय गांव है, लेकिन जैसे ही आप इसकी परतें उधेड़ना शुरू करेंगे, आपको दिखेगा भ्रष्टाचार, पाखंड और मौका परस्ती का एक खुला मंच। यहां की हर संस्था, चाहे वो स्कूल हो, पंचायत हो या पुलिस थाना, सब अंदर से खोखली हो चुकी हैं। चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के कुछ खास किरदारों से। और ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है, ये तो उन पूरे सिस्टम्स के प्रतीक हैं जिन्हें ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहानी में हमारी आंखें और कान बनता है रंगनाथ। ये शहर से आया एक पढ़ा लिखा नौजवान है, और इसी के नजरिए से हम इस गांव की असलियत को देखते हैं। वो एक आउटसाइडर है जो इस पूरी सड़ी गली व्यवस्था को चुपचाप देखता और समझता है, और उसी के जरिए हम तक भी बात पहुंचती है। और फिर आते हैं वैद्य जी। ये गांव के सबसे शातिर और दबंग आदमी हैं, एक ऐसे मास्टरमाइंड जो हर सिस्टम को, हर नियम को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ देते हैं। कह सकते हैं कि शिवपालगंज की सत्ता का रिमोट कंट्रोल इन्हीं के हाथ में है। ये वो कठपुतली नचाने वाले हैं जिनके इशारों पर पूरा गांव नाचता है। इनके अलावा भी कई और किरदार हैं जो वैद्य जी की इस करप्ट मशीन के छोटे छोटे पुर्जे हैं, जैसे बेलूराम जो पुलिस वाला तो है पर भ्रष्ट कानून व्यवस्था का चेहरा है, या फिर बड्डे जैसे गुंडे जो ताकतवर लोगों के लिए मसल पावर का काम करते हैं। और कुल मिलाकर जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो बस एक खोखला लोकतांत्रिक मुखौटा बनकर रह गया है। तो अब आते हैं इस नॉवेल के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक फेल हो चुके सिस्टम की चीर-फाड़। ये उपन्यास बहुत बारीकी से दिखाता है कि समाज के अलग अलग पिलर्स कैसे और क्यों नाकाम हो रहे हैं। और मजे की बात यह है कि श्रीलाल शुक्ल ने किसी भी हिस्से को बख्शा नहीं है। गवर्नेंस, वो तो वैद्य जी के हाथ की कठपुतली है। एजुकेशन, गांव का कॉलेज ज्ञान का मंदिर नहीं बल्कि पॉलिटिक्स और साजिशों का अड्डा बन चुका है। पॉलिटिक्स, वो तो बस अपना फायदा देखने का एक जरिया है, और न्याय, वो तो ताकतवर लोगों का एक हथियार बनकर रह गया है। और सबसे दुख की बात है आम जनता, जो सब कुछ देख रही है पर अब इतनी निराश हो चुकी है कि उसने हालात से समझौता कर लिया है। और अब आते हैं इस नॉवेल के सबसे पावरफुल टूल पर, सटायर यानी व्यंग। ये एक ऐसी हंसी है जो गुदगुदाती कम है, चुपती ज्यादा है। ये आपको हंसाकर सोचने पर मजबूर कर देती है। उपन्यास का असली मकसद बिल्कुल यही है। यहां मजाक का मतलब सिर्फ हंसाना नहीं है, ये तो असल में कड़वी गोली पर चढ़ी हुई मीठी परत जैसा है। हंसी के सहारे लेखक हमें उन सच्चाइयों के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं जिनसे हम शायद नजरें चुराना चाहते हैं। तो होता यह है कि इस उपन्यास को पढ़ते हुए कोई भी हंसता है, फिर सोचता है, और कहीं ना कहीं उसे शर्मिंदगी भी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कमियां दिखाई गई हैं वो हमारे ही समाज की असली तस्वीर हैं। ये उपन्यास हमारे समाज के सामने एक आईना रख देता है जो हमें अपनी गलतियों और नाकामियों को देखने पर मजबूर करता है। अब सोचिए, ये नॉवल लिखी गई थी 1968 में। इतने साल हो गए, 50 साल से भी ज्यादा, लेकिन इसकी बातें आज भी कहीं ना कहीं सच लगती हैं, है ना?
तो सवाल यही उठता है कि इतने सालों में क्या वाकई कुछ बदला है? क्या राग दरबारी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? इसका जवाब शायद कहीं और नहीं, हमारे अपने आसपास ही छिपा है।